Hello everyone, welcome back to Learn with Mansi. This is lecture 35 of our series on Hindu law. इसमें हम सेक्शन 30 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 7 है। पिछले 6 पार्ट्स में हमने हिंदू सक्सेशन एक्ट पूरा डिस्कस किया हुआ है। सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 29 तक पूरा बेयर एक्ट कवर करके सारे कॉन्सेप्ट समझ के। आपने वो नहीं देखा हो तो उसे ज़रूर देखना। एक इंटरस्टेट की जब डेथ होती है, यानी जब एक इंसान बिना वसीयत के डेथ हो जाती है, बिना वसीयत छोड़े पीछे, तो कैसे क्या प्रोसेस होता है, किसके क्या राइट्स हैं, कौन एयर्स होते हैं, जो स्केड्यूल में क्लास 1 क्लास 2 एयर्स हैं, हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑन दैट सीरीज। दिस इज टॉकिंग अबाउट सेक्शन 30 जो टेस्टामेंट्री सक्सेशन की बात करता है। ठीक है, दिस इज लिटिल बिट अबाउट मी। अगर आप हिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं या जीएस का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो आप मेरे दूसरे चैनल लर्न विद मानसी हिस्ट्री को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, एंड इफ इट इज हेल्पफुल देन डू हाइप द चैनल। ओके, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। लेक्चर्स की पीडीएफ, जो भी पीवाईक्यूज हम डिस्कस करते हैं, डाउट सेशंस, सारी अपडेट्स आपको वहां पे मिलती हैं। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद अस ऑन आवर इंस्टाग्राम एंड दिस इज माई पर्सनल स्पेस। ओके, आगे बढ़ते हैं। टेस्टामेंट्री सक्सेशन एक लाइन में बोलें क्या होता है। एक केस होता है इंटेस्टेट सक्सेशन, यानी किसी इंसान की डेथ हुई, उसने पीछे से कुछ लिख के नहीं गया था, कोई वसीयत नहीं छोड़ी थी कि उसके मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी का क्या होगा। वो होता है इंटेस्टेट सक्सेशन। ठीक है, तो उसके अपने रूल्स हैं। कौन क्लास 1 एयर है, कौन क्लास 2 एयर है, किसको प्रॉपर्टी जाएगी, पहले किसको जाएगी, बाद में किसका हक बनता है, एक्सेट्रा। पर एक मुद्दा आता है कि कोई अपनी वसीयत छोड़ के गया था, उसे हम बोलते हैं टेस्टामेंट्री सक्सेशन। टेस्टामेंट्री मतलब वही कि रिटर्न फॉर्म में लिखा हुआ है किसको क्या मिलेगा। ठीक है, सेक्शन 30 चैप्टर 3 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट इस बारे में बात करता है। अगर आप AIB जैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आपको ये बातें दिमाग में जितने अच्छे से रहेंगी उतना ज्यादा आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी और कॉम्पिटेटिव के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। दैट सेक्शन 30 टॉक्स अबाउट टेस्टामेंट्री सक्सेशन। चैप्टर 3 है हिंदू सक्सेशन एक्ट का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एनी हिंदू मे डिस्पोज ऑफ बाय विल और बाय अदर टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन any property which is capable of being so disposed by him or her in accordance with the provisions of Indian Succession Act। ध्यान देना ये इंडियन लिखा है। और any other law for the time being in force and applicable to Hindus। कोई भी इंसान जिसके पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसको डिस्पोज ऑफ करने का, यानी किसी और को देने का या उसके साथ जुड़ा हुआ कोई भी फैसला लेने का आपका हक है, ठीक है, आप केपेबल हैं, तो कोई भी हिंदू जो है डिस्पोज ऑफ कर सकता है बाय विल या कोई और टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन के थ्रू कोई भी प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी लिखा है। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट। टेस्टामेंट्री सक्सेशन के ज्यादातर बातें इंडियन सक्सेशन एक्ट में की जाती हैं। ठीक है, तो कोई भी हिंदू ऐसा कर सकता है, बेसिकली ये कहा गया है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में क्या कहा है। द इंटरेस्ट ऑफ अ मेल हिंदू इन अ मिताक्षर कोपार्सनरी प्रॉपर्टी। इसको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, मैं बहुत डिटेल में कोपार्सनरी सब कुछ सेपरेट लेक्चर्स में कवर कर चुकी हूँ। देर इज अ रीजन दिस प्लेलिस्ट इज लॉन्ग, 33-34 लेक्चर्स हैं, बिकॉज ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, कोपार्सनरी क्या होता है, उनके राइट्स क्या होते हैं, इनको मैंने सेपरेट लेक्चर्स के फॉर्म में एक्सप्लेन किया है, ताकि आपको अगर सिर्फ वो कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है तो आपको पूरा पूरा कोई लेक्चर नहीं देखना पड़ेगा। सेपरेटली आप जाइए, वो 5-7 मिनट का वीडियो देखिए और समझ के वापस आ जाइए। ठीक है, तो मिताक्षर को पार्सनरी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ऑफ अ मेल हिंदू और द इंटरेस्ट ऑफ अ मेंबर ऑफ तारवाड़ तवाजही इलोम कुटुम और करवू इन अ प्रॉपर्टी एक्सेट्रा notwithstanding anything contained in this act or in any other law for the time being in force be deemed to be property capable of being disposed by him or her within the meaning of this section। किसी भी हिंदू मेल का मिताक्षर को उपासनरी प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट है या फिर ये जो कम्युनिटीज मेंशन्ड है इनका, इस एक्ट को नॉट विथस्टैंड करते हुए या कोई भी और लॉ जो उस समय फोर्स में हो, वो मानी जाएगी कि उसकी प्रॉपर्टी है जिसे वो डिस्पोज ऑफ कर सकता है। सिंपल सी बात करते हैं, हिंदू जो है वो डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी विल के थ्रू, टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन के थ्रू, वो जिसको करने के वो केपेबल हैं। प्रॉपर्टी में एक बात समझना, ये हम पहले भी बता चुके हैं बट दोबारा इसको शॉर्ट में समझ लो। प्रॉपर्टी दो तरीके की होती है, एंसेस्ट्रल और सेल्फ एक्वायर्ड। एंसेस्ट्रल वो होती है जिसे हम खानदानी कहते हैं, पुश्तैनी, है ना, कि आपके परदादा के पास मान लो कोई प्रॉपर्टी थी, उन्होंने आपको दादाजी को दी, दादाजी से पापा के पास आई, पापा से आपके पास आएगी और आपसे आपके बच्चों के पास जा रही है। कोई खानदानी, मोस्टली लोगों के यहाँ गाँव की कोई ऐसी जमीन होती है जो 2-3 पीढ़ियों से चली आ रही है, उसे हम एंसेस्ट्रल बोलते हैं। सेल्फ एक्वायर्ड होती है कि मैंने अपने पैसे से अपने पास से खुद एक प्रॉपर्टी खरीदी है मेरे नाम पे, वो मेरी है, वो सेल्फ एक्वायर्ड है।
तो एंसेस्ट्रल में कोपार्सनरी और रूल्स ऑफ पार्टीशन लगते हैं। रूल्स ऑफ पार्टीशन क्या है, पार्टीशन क्या होता है, कोपार्सनरी क्या है, जॉइंट हिंदू फैमिली क्या है, सब डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक लेक्चर 20-25 की रेंज के आसपास आपको ये मिल जाएंगे। सेल्फ एक्वायर्ड के केस में दो चीजें होती हैं। अगर इंसान इंटेस्टेट डेथ हुई है, यानी कोई वसीयत नहीं छोड़ के गया है, तो इंटेस्टेट के रूल्स अप्लाई हो जाएंगे। और टेस्टामेंट्री हुई है तो विल के हिसाब से हो जाएगा। तो बेसिकली मान लो कोई इंसान है, उसको अपने खानदान में पुश्तैनी एक जमीन मिली है और एक जमीन उसने खुद खरीदी है। तो जो पुश्तैनी जमीन है उसको वो ऐसे वसीयत में किसी के भी नाम नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें कुछ लोगों का हक है जो वो नहीं काट सकता। ठीक है। अगर मान लो उसको अपने दादाजी से या परदादाजी की पास ऑन हुई कोई जमीन मिल रही है, तो उसके बेटे का हक बनता है उस जमीन में, क्योंकि वो एंसेस्ट्रल जमीन है। कल को उसके अपने बेटे से लड़ाई हो जाए, वो उसे घर से निकाल दे, सब कुछ है, पर वो बेटा उस एंसेस्ट्रल जमीन में क्लेम दे सकता है कि ये खानदानी है, इसमें मेरा हक बनता है क्योंकि मैं इस खानदान का हिस्सा हूँ। ठीक है। बट सेल्फ एक्वायर्ड, उस इंसान ने अपने पैसे से जो प्रॉपर्टी खरीदी थी, मान लो 50 लाख का कोई प्लॉट खरीदा था, वो उसमें चाहे अपने बेटे को एक फुटी कौड़ी ना दे, वो किसी को बेच दे, दान दे दे, आग लगा दे उसमें, लड़का उसमें क्लेम नहीं कर सकता। तो सेल्फ एक्वायर्ड में आप खुद डिसाइड करते हो, या अगर आपकी डेथ बिना वसीयत के होती है तो इंटेस्टेट के रूल्स फॉलो होते हैं जो हमने पिछले सेक्शंस में पढ़े थे, और अगर आप वसीयत छोड़ के जाते हैं तो वसीयत फॉलो होती है। बट ये एंसेस्ट्रल पे एग्जैक्टली अप्लाई नहीं होता, वहां कोपार्सनरी और पार्टीशन के रूल्स अप्लाई होते हैं। इसीलिए कहा गया कि वो प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए जिसको डिस्पोज ऑफ करने के आप केपेबल हैं, आपका हक है। ठीक है। इतनी बात आई होप समझ में आ गई होगी कि टेस्टामेंट्री सक्सेशन होता क्या है, किन केसेस में हो सकता है। ठीक है। वसीयत कितनी तरीके की होती हैं? देखो, कॉन्करेंट होती हैं, कंडीशनल कंटिजेंट होंगी, जॉइंट है, म्यूचुअल है, प्रिविलेज्ड है जो सिर्फ सोल्जर्स को अलाउ होती है। ये सब मोस्टली इंडियन सक्सेशन एक्ट में आता है और इसको हम बहुत डिटेल में वहां डिस्कस करेंगे। टेक्निकली ये यहाँ बहुत डिस्कस करने का था नहीं, बट आई थॉट यू शुड नो, तो मैं बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट में अगर आपको बताएं, प्रिविलेज जो सोल्जर्स को लेके है कि क्या होता है, सोल्जर मान लो भाई कोई युद्ध में गया हुआ है, अब वहां पे उसको तो इतना फॉर्मल तो है नहीं कि वो एडवोकेट को बुलाएगा, प्रॉपर तरीके से प्रोसेस कर पाएगा जो नॉर्मली एक विल के केस में होना चाहिए। तो उनको ये स्पेशल प्रिविलेज मिलता है कि वो ओरली भी अपनी वसीयत बना सकते हैं, किसी और को बता सकते हैं कि साथ में मान लो कोई ऑफिसर है या कोई भी इंसान है, उसकी अपनी कंडीशंस हैं, वो हम सक्सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है। तो उस केस में उस वसीयत को माना जाएगा। ठीक है। तो ओरली उनको अलाउड होता है। म्यूचुअल में होता है कि कुछ आपस में म्यूचुअल अग्रीमेंट के बेसिस पे हुई है, मान लो हस्बैंड वाइफ में। ठीक है। जॉइंट विल भी हो सकती है, हस्बैंड वाइफ हो सकता है मिलके अपनी जॉइंट विल बना दें। कंडीशनल कंटिजेंट, ये कंटिजेंट का मतलब क्या होता है कि कोई इवेंट होने वाला है अगर, तो उस केस में ऐसा होगा। कंडीशनल मतलब क्या, कंडीशन, तो कुछ कंडीशनल हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कंडीशन दे दी कि अगर आप ये काम करते हैं तो ये चीज आपको मिलेगी। मोस्टली मूवीज में आपने ये सब बहुत सुना होगा कि किसी ने शर्त रखी है कि आप ये शर्त पूरी करेंगे तो ये प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। तो दैट इज अ कंडीशनल विल। एंड कंकरेंट मतलब जो एक रेगुलर विल बनती है, जो आप जानते हो। डेफिनेशन की बात करें, नाउ दिस इज फ्रॉम इंडियन सक्सेशन एक्ट, दिस इज नॉट फ्रॉम हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये बात ध्यान रखना। 1925 का इंडियन सक्सेशन एक्ट सेक्शन 2 में कुछ डेफिनेशंस दी हैं जो आपको इन जनरल बेसिक टेस्टामेंट का कॉन्सेप्ट समझने के लिए जरूरी है। हम मेन की बात करेंगे, बाकी सब कुछ हम एज आई सेड इंडियन सक्सेशन में अलग से पढ़ेंगे। कोडिसल का मतलब क्या होता है? कोडिसल का मतलब होता है एन इंस्ट्रूमेंट मेड इन रिलेशन टू अ विल एंड एक्सप्लेनिंग, ऑल्टरिंग और एडिंग टू इट्स डिस्पोजिशन एंड शैल बी डीम टू फॉर्म पार्ट ऑफ द विल। मान लो एक इंसान है एक्स, उसने वसीयत बनाई 25 जनवरी को। ठीक है। फिर उसको कुछ चेंजेस करने की जरूरत लगी 2-3 साल बाद कि इसमें कुछ तो मतलब मुझे चेंज करना है, या वो तो हो सकता है वो मेन वसीयत में चेंज ना करे और 20 फरवरी को एक और डॉक्यूमेंट बनाए। ठीक है। जिसमें वो ऑल्टरेशंस कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है, चीजों को ऑल्टर कर सकता है या कुछ ऐड भी कर सकता है, उसको बोलते हैं कोडिसल, और वो उस वसीयत का पार्ट माना जाएगा। यानी जब भी उस इंसान की डेथ होगी तो फिर जब वसीयत पढ़ी जाएगी तो वो डॉक्यूमेंट जो है, जो बाद में बनाया गया था, वो साथ में पढ़ा जाएगा। इसकी रेलेवेंस क्यों होती है? ऐसे समझो कि मान लो किसी ने ऐसा लिख दिया वसीयत में कि मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी इस तरीके से जाएगी, मान लो आपने बता दिया, पर आपको लग रहा है इसको पढ़ के कुछ गलत इंटरप्रिटेशन निकल रहा है, किसी के साथ अनफेयर हो सकता है, या किसी एक बच्चे का नाम आपने बहुत डायरेक्टली नहीं लिखा, फॉर एग्जाम्पल बेटी का डायरेक्टली नहीं लिखा, तो कल को बेटे उसका हिस्सा खा रहे हैं, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, और आपको जरूरत फील हो रही है कि इसका एक एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है, पहली बात, तो उस केस में आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। हो सकता है आपको ऑल्टर करने की नीड लग रही हो कि किसी एक बच्चे को अब आप वसीयत से हटाना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते उसे,
फॉर एग्जाम्पल सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी और आप नहीं चाहते उसे कुछ देना, तो आप उसमें ऑल्टर कर सकते हैं। तो जब भी उस इंसान की डेथ पे वो वसीयत पढ़ी जाएगी, ये जो डॉक्यूमेंट साथ में बनाए कोडेसिल, ये भी पढ़ा जाएगा। अब यहाँ लिखा है कि एक्स को मिलना चाहिए और यहाँ लिखा है उसे कुछ नहीं मिलेगा, तो ये माना जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली लीगल प्रोसीजर है, तरीके से फॉलो होना जरूरी है। तो कोडेसिल बेसिकली स्मॉल चेंजेस करने हो वसीयत में उसके लिए होता है। ठीक है, सी बात करें, क्या लिखा है, एग्जीक्यूटर। इट मीन्स अ पर्सन टू होम द एग्जीक्यूशन ऑफ द लास्ट विल ऑफ अ डिसीज पर्सन इज बाय द टेस्टेटर्स अपॉइंटमेंट कन्फाइडेड। वो जो इंश्योर करेगा एग्जीक्यूशन ऑफ विल। आप अगर हिंदी सिनेमा देखते हो, आप देखते हो कि किसी बड़े बिजनेसमैन की डेथ होती है तो अगले दिन एक वकील चलता हुआ आता है कि मित्तल साहब की एक वसीयत थी। तो बेसिकली वो एग्जीक्यूटर है उसके केस में, कि वो इंसान जो इंश्योर करता है कि विल एग्जीक्यूट हो रही है, और इसको कौन अपॉइंट करता है, वो जिसने वसीयत बनाई थी। ठीक है, उसको वही अपॉइंटमेंट करता है। ओके, नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है देखना, प्रोबेट। इट मीन्स द कॉपी ऑफ अ विल सर्टिफाइड अंडर द सील ऑफ अ कोर्ट ऑफ कंपीटेंट ज्यूरिसडिक्शन विद ए ग्रांट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द एस्टेट ऑफ द टेस्टेटर। तो प्रोबेट बेसिकली क्या है, वसीयत की एक कॉपी सर्टिफाइड अंडर द सील ऑफ कंपीटेंट ज्यूरिसडिक्शन की एक कोर्ट में आपको जमा करानी होती है। उससे क्या होता है, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। अब बहुत लोग होते हैं घर के कागज पे लिख दिया, ठीक है, वसीयत में आ सकता है, बट उसमें लीगैलिटी इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। बाकी दावेदार रिजेक्ट कर सकते हैं कि ये तो असली है ही नहीं, हम कैसे मान लें, आजकल तो वैसे ही एआई का जमाना है, बहुत प्रॉब्लम्स है। तो उस केस में आप प्रॉपर लीगल प्रोसीजर फॉलो करके अगर एक वसीयत बनाते हैं, तो वो ज्यादा सिक्योर और ज्यादा सॉलिड डॉक्यूमेंट माना जाता है। ठीक है, और यहाँ इंपॉर्टेंट है विल। विल की डेफिनेशन कहाँ दिया, अब अगर नेट की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए 2KH में। Will means the legal declaration of the intention of a testator with respect to his property which he desires to be carried into effect after his death. Will, अगर आपसे कोई पूछे वसीयत क्या होती है, तो उसकी लीगल डेफिनेशन क्या है, वो सेक्शन 2 सब क्लॉज एच में बताई है इंडियन सक्सेशन एक्ट के, कि विल एक लीगल डिक्लेरेशन होता है, एक लीगल अनाउंसमेंट। आप खुलेआम एक कानूनी तरीके से बता रहे हैं क्या, इंटेंशन, नियत। विल बनाने वाला टेस्टेटर मतलब जो विल बना रहा है, उसकी क्या नियत है, किस चीज को लेके, अपनी प्रॉपर्टी को लेके क्या इंटेंशन है, उसका क्या इरादा है, जो भी उसकी संपत्ति है उसको लेके, कब, उसके मरने के बाद। तो वसीयत में इंसान बेसिकली क्या बता रहा है कि मैं जब मर जाऊं तो मेरे बाद मेरी प्रॉपर्टी का क्या होना चाहिए। तो जो कानूनी कागज ये बात बताए, जो उस इंसान ने खुद बनाया हो कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी का ये होना चाहिए, उसे हम कहते हैं विल यानी वसीयत। ठीक है, तो ये मेजर डेफिनेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बेसिक एसेंशियल कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। हु कैन मेक अ विल, कौन वसीयत बना सकता है। सेक्शन 59 इंडियन सक्सेशन एक्ट याद रखना, वो बोलता है पर्सन केपेबल ऑफ मेकिंग विल्स। एवरी पर्सन ऑफ साउंड माइंड एंड नॉट बीइंग अ माइनर विल बना सकता है। नॉट बीइंग अ माइनर मतलब आप 18 से कम के नहीं होने चाहिए, और साउंड माइंड मतलब आप मेंटली स्टेबल होने चाहिए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। पहला है, अ मैरिड वुमन मे डिस्पोज बाय विल ऑफ एनी प्रॉपर्टी विच शी कुड एलियनेट बाय हर ओन एक्ट ड्यूरिंग हर लाइफ। अगर कोई औरत है जिसकी शादी हो चुकी है, तो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको वो जीते जी किसी को भी दे सकती थी, उससे रिलेटेड कोई भी फैसला ले सकती थी। हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं, औरत का कुछ प्रॉपर्टीज पे एब्सोल्यूट राइट होता है, इररेस्पेक्टिव वो शादीशुदा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप शादीशुदा हैं, पर आपने एक प्रॉपर्टी अपने पैसे से खरीदी है, उसका किसी और से लेना देना नहीं है, कोई एंसेस्ट्रल नहीं, कुछ नहीं, उसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशंस अटैच नहीं है, तो उसको जीते जी भी आप चाहे किसी को भी दे सकते, तो सड़क चलते किसी को दे दो तो तुम्हारी मर्जी, राइट। तो उस तरीके से कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको औरत जीते जी किसी कोई भी फैसला ले सकती है, वो उसे विल में भी डिस्पोज ऑफ कर सकती है। ये मैरिड वुमेन के लिए स्पेसिफिकली लिखा है। क्यों एक्सप्लेन किया है, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जिनमें ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 2, पर्सन्स हु आर डेफ और डम्ब और ब्लाइंड, यानी जिनको सुनाई नहीं देता, बोल नहीं सकते या दिखता नहीं है, आर नॉट देयर बाय इनकैपेसिटेटेड फॉर मेकिंग अ विल इफ दे आर एबल टू नो व्हाट दे डू बाय इट। ऐसा नहीं है कि इन कंडीशंस में वो वसीयत नहीं बना सकते, हालांकि ये श्योर करना जरूरी है कि उन्हें पता हो कि उस वसीयत में क्या हो रहा है। एक्सप्लेनेशन 3, अ पर्सन हु इज ऑर्डिनरली इनसेन मे मेक अ विल ड्यूरिंग इंटरवल इन विच ही इज ऑफ साउंड माइंड। मान लो कोई इंसान है जो नॉर्मली साउंड रहता है, नॉर्मल रहता है, बट उसको हो सकता है कभी कभी दौरे पड़ते हो या कुछ पागलपन का इश्यू हो, फॉर एग्जाम्पल किसी भी वे का साउंड माइंड, तो जब वो साउंड माइंड का था, अगर उसने तब कोई वसीयत बनाई है तो वो मानी जाएगी, रिजेक्ट नहीं होगी। Explanation 4, no person can make a will while he is in such a state of mind, whether arising from intoxication or from illness or from any other cause,
दैट ही डज नॉट नो व्हाट ही इज डूइंग। तो कोई इंसान अगर ऐसी हालत में वसीयत बनाता है जब वो इंटॉक्सिकेटेड है, यानी किसी भी तरीके के नशे के इफेक्ट में है, या वो बीमार है, या किसी ऐसी बीमारी में जहाँ उसे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, ठीक है, तो उस वसीयत को आप नहीं मानेंगे। बेसिकली वही है कि कोई नशे में और आपने उससे वसीयत बनवा ली उसकी, ऐसा नहीं होता, वो मानी नहीं जाएगी। चेंज और एवोकेशन की बात करें तो विल कैन बी चेंज्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ टेस्टेटर। जब तक आप जिंदा हैं आप अपनी वसीयत 1000 बार बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कितनी भी बार बदलो। कैसे बदलते हैं ये हमने पढ़ा था, कोडेसिल यूज करके, ठीक है। सेक्शन 62 बात करता है रेवोकेशन ऑफ विल के बारे में। कैन रिवोक और ऑल्टर्ड एनी टाइम ड्यूरिंग लाइफ। जीते जी कभी भी बदल सकते हो। रिवोक करना मतलब उसे खारिज कर देना पूरी तरह, ऑल्टर करना मतलब उसमें बदलाव कर देना। सेक्शन 70 राइटिंग। साइंड बाय टेस्टेटर, टू विटनेसेस प्लस अटेस्टेड। इससे रिलेटेड रिसेंटली पीवाईक्यूज में भी क्वेश्चन देखा था मैंने, आई थिंक नेट में था या एआईबी किसी एक में देखा था। तो ये चीजें कई बार पूछी जाती है कि कितने विटनेस होने जरूरी है एक्सेट्रा। तो सेक्शन 70 हमें बताता है कि विल राइटिंग में होनी चाहिए, टेस्टेटर यानी जिसने बनाई है वसीयत उसका साइन होना चाहिए, और 2 गवाह होने चाहिए, और ये अटेस्टेड होनी चाहिए। रेवोकेशन क्लॉज इन न्यू विल ओल्ड इनइफेक्टिव। मान लो एक वसीयत आपने बनाई 2000 में, ठीक है, और आपने 2005 में नई वसीयत बना दी और उसमें ये क्लॉज डाल दिया, ये डाल दिया कि पुरानी विल अब मैं नहीं मानता, यही वाली मानी जाएगी। तो ये वाला डालते ही पुरानी वाली इनइफेक्टिव हो जाएगी। इनकंसिस्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो न्यू विल के माने जाएंगे। जैसे कुछ भी पॉइंट है जो पुरानी में मान लो लिखा था कि ए को ये प्रॉपर्टी जाएगी, और अगली विल में, नई विल में क्लियरली लिखा ए को कुछ नहीं मिलेगा, तो ये इनकंसिस्टेंट हो गया, तो नई वाली वसीयत मानी जाएगी, ठीक है। कोई पॉइंट हो सकता है सेम हो कि बी को वो वाला फार्म हाउस दे देना, और यहाँ पे भी लिखा है बी को वाला फार्म हाउस दे देना, तो सेम ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट कोई बात क्लियरली इनकंसिस्टेंट है, पुरानी वसीयत में और नई वसीयत में कोई बात पूरी तरह अगर बदल दी गई है, तो उस केस में पुरानी वाली नहीं मानी जाएगी, नई वाली मानी जाएगी, ठीक है। विल में बी बर्न, टर्न बाय टेस्टेटर, समवन डायरेक्शन, इंटेंशन टू रिवोक। आप कैसे इंटेंशन दिखाओगे कि मैं इस वसीयत को खारिज करता हूँ। मान लो आपने वसीयत बना दी और आज आपको मन है इसको फाड़ के फेंको, मैं इस वसीयत को नहीं मानता, तो आप उसे जला सकते हैं, फाड़ सकते हैं, या आप किसी से ये काम करने को कह सकते हैं। तो ये एक इंटेंशन, एक आपका इरादा दिखाता है कि आप इस वसीयत को खारिज करना चाहते हैं, ठीक है। लीगैलिटी की बात करें, इट शुड बी लीगल इन रिगार्ड टू टेस्टेटर्स प्रॉपर्टी। आपकी अपनी प्रॉपर्टी के बारे में होना चाहिए और कानूनी भी होनी चाहिए। डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात करें तो सेपरेट प्रॉपर्टी होती है। हिज और हर इंटरेस्ट इन कोपार्सनरी प्रॉपर्टी हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर आता है। एज आई सेड, अगर एंसेस्ट्रल है तो उस केस में कोपार्सनरी हिंदू हिंदू एक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग चलेगा, और प्रॉपर्टी का डिस्पोजिशन सेपरेट प्रॉपर्टी की तरह होता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन एनफोर्समेंट ऑफ फॉर्मेट की बात करें, इट कैन ओनली बी इन्फोर्स्ड आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर। बहुत लोग डरते हैं कि वसीयत बनाने में हमारे बच्चे छीन लेंगे प्रॉपर्टी, या रिश्तेदार छीन लेंगे, नहीं, आपके जीते जी छू नहीं सकता कोई उसे। जो भी उस वसीयत का एग्जीक्यूशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ उस इंसान के मरने के बाद होता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो कंपलसरी नहीं है, बट इट कम्स एज अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ जेन्युइननेस। सेक्शन 18 रजिस्ट्रेशन एक्ट का ये बात कहता है। बेसिक सी बात है, अगर आप उसे रजिस्टर नहीं करा रहे हैं तो भी वो वसीयत जायज है। पर उस केस में क्या होता है ना, अगर लोगों को तंग करना हो जिसको मिलनी है प्रॉपर्टी, कोई और अपना दावा ठोक देगा, कोई कानूनी पेंच फंसा देता है, ठीक है। सम पीपल जस्ट कम एंड आर्ग्यू कि नहीं, ये तो फर्जी डॉक्यूमेंट है, हम कैसे मान ले उन्होंने बनाया है, राइटिंग कॉपी करना तो आसान है, एक्सेट्रा, बहुत इश्यूज हो जाते हैं। तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट नहीं होता, कागज हमेशा बहुत पक्के बनने चाहिए। तो हमेशा अगर आप रजिस्टर करा लेंगे उसे कोर्ट में, तो वो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस का काम करेगी। और वसीयत का कोई फॉर्मेट नहीं होता है कि इसी तरीके से लिखी होनी चाहिए। जिस भाषा में लिखनी हो लिखो, जिस तरीके से लिखनी हो लिखो, आपकी मर्जी है। विल इज सच अ सिक्योर वे कि आपके जीते जी भी आप सिक्योर है, आपकी प्रॉपर्टी जिसको आप जाते हैं जाए उसी के पास जाएगी, उसी तरीके से जाएगी। एंड आपके जाने के बाद भी डिस्प्यूट का स्कोप नहीं आता, लड़ाई का स्कोप नहीं आता, या कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता कि किसका क्या है, क्योंकि आप क्लियरली डिमार्केट करके बाउंड्री बना के गए हैं हर चीज की। तो वो आगे के लिए भी फॉलो करना आसान हो जाता है। रेस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं। ऑब्टेन बाय फ्रॉड, अब हर तरीके से वसीयत जायज नहीं होती, ये भी समझो। तो पहला है सेक्शन 61, सेक्शंस लिखे आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ऑब्टेन बाय फ्रॉड, कोअर्जन या इम्पॉर्चुनिटी। अब आपने किसी से जबरदस्ती वसीयत बनवाई है या फ्रॉड में बनवाई है तो वो नहीं मानी जाएगी। अनसर्टेनिटी है तो वो वॉइड होगी। मान लो उसमें कुछ क्लियरली नहीं लिखा है या कोई चीज बहुत अनसर्टेन है, अगर मैंने वो प्लॉट खरीद लिया तो मैं वो उसके नाम कर दूंगा। अरे तुमने अगर खरीदा, ये तो बहुत कंडीशनल सी बात हो गई है ना, मतलब कंडीशनल एक सेपरेट है जो मैंने पीछे बताया था। बट अगर अनसर्टेन चीजें हैं, ठीक है, तो वो भी वॉइड मानी जाती है, उसको खारिज कर दिया जाता है। ट्रांसफर टू अनबॉर्न पर्सन,
कोई जो पैदा ही नहीं हुआ उसको ट्रांसफर कर रहे हो वो भी नहीं माना जाता, ठीक है, कि मेरा बेटा अभी 5 साल का है, कल को जब उसका बच्चा होगा उसके पास जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होता है, वो आएगा ही बच्चा अस्तित्व में नहीं, हमें नहीं पता है ना, तो आप अनबॉर्न इंसान को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ट्रांसफर मेड टू क्रिएट परपेचुइटी, इसका मतलब होता है कि कुछ लोग ऐसे लिख लिख दें अगर कि अ, वो प्रॉपर्टी किसी एक के ओनरशिप में पूरी तरह आ ही नहीं पा रही है, कि किसी ने मरते हुए ये अपनी वसीयत में लिख दिया कि ये मेरे पोते को जाएगी और जब उसका पोता होगा तो उसकी हो जाएगी, फिर उसकी हो जाएगी। बेसिकली कभी भी एक इंसान के पास उसका पूरा कंट्रोल आ ही नहीं रहा है, हमेशा उसमें कुछ आगे जुड़ा हुआ है कि आगे किसी और को जाने वाली है, तो ये भी सही नहीं मानी जाती है। bequest void under 113 and 114 will be void only for that person and not in regard to the whole class। तो जो हमने ऊपर 113 एंड 114 पढ़ा था अनबॉर्न पर्सन या परपेचुटी वाला, तो वो void किसके केस में होगी, उस इंसान के लिए, ठीक है, और पूरी क्लास के लिए नहीं। bequest to take effect on failure of prior bequest, सेम इन दोनों के लिए, is also void। bequest contingent upon specified uncertain event, no time being mentioned for its occurrence, void। फॉर एग्जाम्पल किसी ने लिखा कि जब मेरी बेटी की शादी हो और वो 25 साल की हो जाए तब तक, उसके बाद उसे वो प्रॉपर्टी दे दो, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, तो एक टाइम पीरियड मेंशन है कि वो 25 साल की हो जानी चाहिए और उसकी शादी हो जानी चाहिए, तब इस केस में ऐसा होगा, अदरवाइज ऐसा होगा। पर मान लो बहुत स्पेसिफिक अनसर्टन इवेंट बोल दिया है, कोई टाइम लाइन नहीं मेंशन है, वो चाहे 50 की उम्र में शादी करे, आपको क्या पता, तो ये तो बहुत हवा में लटका हुआ मुद्दा हो गया है ना, कि ऐसा कंटिजेंट इवेंट है जो स्पेसिफाइड है और अनसर्टेन इवेंट है, कब होगा क्या होगा कुछ नहीं पता, जिसमें कोई टाइम पीरियड कुछ नहीं मेंशन्ड है कि वो कब होगा, तो वो भी वॉइड माना जाता है। और अगर कोई इलीगल या इमोरल कंडीशन के ऊपर है कि आपने कोई ऐसी कंडीशन डाली है जो नैतिक नहीं है, ठीक है, या कोई गैर कानूनी चीज है, अब आप यही बोल दो कि ए बी का मर्डर करेगा तो ए को प्रॉपर्टी दूंगा, तो ये तो बहुत इलीगल चीज हो गई है ना, तो वो भी वॉइड मानी जाएगी। तो ये कुछ बेसिक रेस्ट्रिक्शंस हैं, लोड नहीं लो, इनको हम डिटेल में इंडियन सक्सेशन एक्ट में अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। So we are done with testamentary succession also. With this, we are done with Hindu Succession Act and our overall series of Hindu law is done. इसके 102 लेक्चर और आएंगे, पर वो बाद में आएंगे सेपरेटली, जिसमें हम गिफ्ट, स्त्री धन, ये सब टॉपिक भी कवर करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं 5-5 मिनट के। आई डिडंट थिंक कि इनको सेपरेटली बनाना ज़रूरी है पहले, बट आई डू रियलाइज छोटे टॉपिक हैं, कभी कभी इन पे क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली सेमेस्टर एग्जाम्स में, तो वील कवर देम इन शॉर्ट सेपरेटली, किसी लेक्चर में कंबाइन करके नहीं, ठीक है। सो हिंदू सक्सेशन एक्ट कंप्लीट हो चुका है, हिंदू मैरिज, एडॉप्शन, गार्जियनशिप, हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। आई होप दिस सीरीज इज हेल्पफुल फॉर यू। यू कैन सब्सक्राइब टू माई अदर चैनल टू स्टडी हिस्ट्री। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, सारी पीडीएफ, सारी अपडेट, लेक्चर्स का सब बारे में सब कुछ वहाँ पता चल जाएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, दिस इज माई पर्सनल स्पेस इफ यू वांट टू कनेक्ट। डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। एंड इफ दिस इज हेल्पफुल देन डू हाइप द चैनल। इसके बाद हम मुस्लिम लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ स्टार्ट करने वाले हैं, साथ साथ हमारे चैनल पे हम AIB के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, PYQs हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आगे और टॉपिक पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग, बाय बाय।